अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की बढ़ती हुई चावल एक्सपोर्ट्स पर बड़ा बैन लगने का खदशा पैदा हुआ है। रवां साल पाकिस्तान ने 9 माह के अंदर $3 बिलियन से जायद के चावल एक्सपोर्ट कर लिए हैं और उम्मीद ये है कि इसी रवायती साल के अंदर हम लोग $4 बिलियन के चावल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारी एक कंसाइनमेंट रशिया जाकर जब चेक की गई तो उसके अंदर मक्खियां निकली हैं जिंदा हालत में। किसी बदबख्त एक्सपोर्टर ने जब यहाँ से कंसाइनमेंट क्लियर करवा के भेजी, उसे प्रॉपरली हमारे यहाँ के प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने चेक नहीं किया, या किया तो रिश्वत ले दे के उसे जारी दिया। जब वहाँ पर जाके रशियंस ने उस कंसाइनमेंट को खोला तो उसके अंदर एक बहुत अजीब सी किस्म की कॉफिन फ्लाई निकली है। ये ऐसी मक्खी होती है जो कि आम मक्खियों से भी ज़्यादा गंदी होती है, जो मरने वाले जानवरों या गलने सड़ने वाली चीज़ों पर ज़्यादा रहना पसंद करती है, वहाँ पर अपने अंडे देती है और सबसे बढ़कर बहुत तेज़ी के साथ इसकी प्रोडक्शन होती है। जब उस कंसाइनमेंट को रोका गया तो उसे पोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। क्यों? ये मक्खी रशिया के अंदर नहीं पाई जाती, और अगर इस असाइनमेंट को जाने दिया जाता है और रशिया में जाकर ये चावल धुलने के बाद इस्तेमाल भी हो जाते हैं, लेकिन ये मक्खी वहाँ पर तेज़ी से फैलेगी और वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ की इकोलॉजी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पुराने टायरों के साथ साथ डेंगू का मच्छर आया और उस डेंगू के मच्छर ने यहाँ आके तबाही मचाई, और अब हम हर साल डेंगू की बीमारी को देख रहे हैं। उस वक्त भी हम लोगों ने, हमारे इदारों ने पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आने वाली चीज़ों के ऊपर सर्विलेंस नहीं रखी। कहा जाता है थाईलैंड या वियतनाम से हम लोगों ने पुराने टायर्स मंगवाए, बारिश के पानी के सबब उनके अंदर पानी खड़ा हुआ था या रास्ते में कहीं पानी पड़ा, वहाँ पर उनके ऊपर डेंगू का मच्छर कहीं ना कहीं पोर्ट से आया, उसने अंडे दिए, वो पाकिस्तान आया और उसने यहाँ पर पंजाब में तबाही मचाई। ये होता हाल उन कौमों का जो अपनी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देती और फिर बाद में जब बैन लगता है तो चीखती हैं। अब रशियन अथॉरिटीज़ ने हमारी एम्बेसी को कन्वे किया है, दोबारा आपकी इस किस्म की कंसाइनमेंट आई तो हम पाकिस्तान से आने वाले राइस के ऊपर बैन लगा देंगे। फिर पाकिस्तान की एम्बेसी ने यह ख़त लिखा है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन को। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कंसाइनमेंट रोकी गई थी 15 मार्च को। रशियन ने बताया 2 अप्रैल को पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पाकिस्तान एम्बेसी को। पाकिस्तान एम्बेसी ने 2-4 दिनों के अंदर उस रशियन लैंग्वेज में भेजी हुई वार्निंग को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और अपनी हुकूमत को बताया। लेकिन हमारी हुकूमत होती तो कुछ करती ना। बदकिस्मती से जिस मुल्क की हुकूमत सिर्फ उस दिन को गुजारने के लिए जतन कर रही हो, उसको पता ही ना हो कि हम कल हुकूमत में होंगे या नहीं होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, उसने इस तरह के इश्यूज़ को खाक टैकल करना है। यही वजह है कि जिन मुल्कों के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, वहाँ पर ना एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं ना कोई पॉलिसीज़ कामयाब होती हैं। अब इससे पहले रशिया हम पर 2 दफ़ा ऑलरेडी बैन लगा चुका है, राइस के ऊपर ही 2006 में बैन लगा था। फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनसे मिन्नतें तरले की, वो बैन ख़त्म हुआ। फिर 2019 में दोबारा बैन लगा, जो 2021 के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा निगोसिएशन के बाद उठाया गया। 2 साल मेहनत करनी पड़ी इमरान खान के दौर में हुकूमत को। फिर शराइत ये तय पाई कि जो कंपनीज पाकिस्तान से राइस एक्सपोर्ट करना चाहेंगी रशिया में, पहले वो ख़ुद को रशिया में रजिस्टर करवाएंगी, अपना तमाम सेटअप दिखाएंगी, उसके बाद वो कंपनियाँ एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगी। अब तक रशिया तकरीबन कुछ 2 दर्जन पाकिस्तानी कंपनियों को सिर्फ राइस एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे चुका है। लेकिन उनके अंदर भी अगर एक कंपनी ने यह हमाकत की है तो होना तो ये चाहिए था कि उस कंपनी को पाकिस्तान में टांग दिया जाता, उसे बैन कर दिया जाता, उसके मालिकान के खिलाफ पर्चे दिए जाते और फिर उसकी रिपोर्ट रशिया को जब भेजी जाती तो रशिया भी मुतमईन होता। सिर्फ रशिया नहीं है, रशिया के साथ सेंट्रल एशिया की 8-10 ऐसी रियासतें हैं जिनके ऊपर रशिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर खुदा न खास्ता रशिया पाकिस्तानी चावल पर बैन लगा देता है तो समझ लीजिए सेंट्रल एशिया की 6 रियासतों ने हमसे सोच लेना है कि पाकिस्तान से चावल ना ही लें। एक ऐसे वक्त में जब इंडिया चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, चावल की इंटरनेशनल प्राइसेस में अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है और पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला आ रहा है, इस दौरान अगर हम पर यह बैन लगता है तो फिर रशिया के बाद ईस्टर्न यूरोप है
और उसके बाद वेस्टर्न यूरोप भी कल को इस तरफ चल पड़ सकता है कि जनाब आपके यहाँ तो किसी किस्म के कोई प्लांट प्रोटेक्शन के कवानीन नहीं है, ये अगर है तो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो हमारी हुकूमतों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, इस तरह की कानून साजी अब कर लेनी चाहिए कि जो एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर पाकिस्तान से कोई ऐसी चीज़ भेजता है या मंगवाता है जो कि सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ है, मुल्क के लिए ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए और उनको अलहदा से बनाई हुई अदालतों के अंदर ट्राई किया जाना चाहिए ताकि उनके केसेस जल्दी तय हों। अभी आपने सुना होगा, पिछले साल की बात है कि पाकिस्तान से जो गोश्त एक्सपोर्ट होता है यूएई, उसके ऊपर बैन लगाया गया कि आप लोग समंदर के रास्ते ताज़ा या चिल्ड गोश्त एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारी शराइत देखी गई। क्यों? पाकिस्तान से जो गोश्त एक्सपोर्ट होता है उसमें बहुत सारे मसाइल देखे गए हैं। इसी वजह से यूएई ने कहा जी आप पहले वैक्यूम पैक अपना गोश्त हमें देंगे या कुक गोश्त देंगे या बाई एयर गोश्त भेजेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर जब शेख जायद जिंदा थे गोश्त की पाबंदी लगी थी, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक को इन्वॉल्व होना पड़ा था उस गोश्त की पाबंदी को उठवाने के लिए। कैसी बात है कि हमारा गोश्त गल्फ के ममालिक में दुनिया का सबसे बेहतरीन गोश्त होता है। जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, सऊदीया में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, वो जानते होंगे वहाँ पर सबसे महंगा गोश्त पाकिस्तान से भेजा हुआ गोश्त होता है। इतना फाइन, इतना टेंडर कि वहाँ के अपने लोकल गोश्त तो क्या इंडियन गोश्त से भी 2 गुना महंगा होता है। लेकिन कैसी बदकिस्मती है, हम कुछ सालों बाद एक आधी ऐसी कंसाइनमेंट भेज देते हैं जो क्वालिटी से गिरी होती है और उसकी वजह से हम पर पाबंदियां लग जाती हैं। और फिर जो एक्सपोर्टर, जो बदबख्त एक्सपोर्टर यहाँ से वो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करता है उसको किसी तरीके से पैनलाइज नहीं किया जाता और पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। हमारे ऊपर बैन लगता है, वो 2-2, 3-3 साल चलता है। उस बैन को हटवाने के लिए यहाँ से वो फूट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक बातें होती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ कई और ज़रूरी बातें करनी होती हैं, कोई सरमायाकारी ढूंढनी होती है, उन चीज़ों को छोड़कर इन बैन को ख़त्म करवाने के लिए कोशिश करता है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले 10 सालों से देख लें वहीं एक कॉगमायर में घूम रही हैं। तो हमें अब अपने आप पर ध्यान देना होगा। अगर हमारी ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क के एक्सपोर्ट्स अगले 2-4 सालों में $50 बिलियन हों, फिर अगले 10 सालों में $100 बिलियन हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों को भी इस चीज़ के होश के नाखुन लेने चाहिए कि जो आप चंद हज़ार लाख रुपया हराम का लेकर किसी कंसाइनमेंट को बगैर देखे हुए जाने देते हैं, वो मुल्क को अरबों रुपए में कॉस्ट करती है। और फिर रियासत को भी उन जैसे अनासर के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह के काम करते हैं और पाकिस्तान के लिए एक सुबकी का बायस बनते हैं। फाइनेंशियल लॉस है ही है। और फिर हमारे यहाँ जो जॉब्स कम होती हैं, जब एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो जॉब्स कम होंगी और जब जॉब्स कम होंगी तो बेरोज़गारी फैलेगी, रियासत के ऊपर मज़ीद बर्डन आएगा और हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड और इस जैसे एपिसोड्स का मकसद हुकूमत को झंझोड़ना है, जगाना है, इन इश्यूज़ की तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाना है कि शायद वो ख्वाब खरगोश से जागें और पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कुछ अच्छे फैसले भी लें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।